हेलो दोस्तों, मैं सुधीर सर आप लोग का आज बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। क्लास टेंथ के फोर्थ चैप्टर बायोलॉजी का जनरल चैप्टर के बारे में देखने वाला है। रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। ये बच्चे पढ़ने में बहुत इकराते हैं, ठीक है, इसे लजाते हैं, शर्माते हैं। आज हम बिना लाज शर्म के इस चैप्टर को चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि जन्म होता क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला देखिए रिप्रोडक्शन, कि जो जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, जो जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं उसे जन्म कहते हैं। या तो कह सकते हैं जो जीव, मतलब हम लोग भी, ठीक है, कि अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जन्म करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं उसी को जन्म कहते हैं। अगर हम लोग अपना जन्म ना करें तो हम लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हर चीज चाहता है कि मेरा अस्तित्व कायम रहे, इसीलिए वो जन्म करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है जिस प्रकार के प्रक्रम में माध्यम से अपनी संख्या को वृद्धि करता है, मतलब कोई भी जीव जिस माध्यम से कोई भी प्रक्रिया कर ले, जिस माध्यम से कोई भी प्रक्रिया करके अपना जीव जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसको भी कह सकते हैं हम लोग कि जो जन्म कर रहा है। आगे देखिए, यहाँ बोला गया है जन्म की क्रिया सभी जीवों में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जितने भी जीव हैं जन्म की क्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जन्म के कारण ही कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। दूसरा चरण में बोला है जन्म की क्रिया में भाग लेने वाले को जन्म कहते हैं। जो जन्म की क्रिया में भाग लेंगे, या तो मान लीजिए कि नर है मादा है, दोनों भाग ले रहे हैं, उसे एक क्या रहा है, कोई संतान की उत्पत्ति हो रहा है, तो नर और मादा क्या हो जाएगा, उसके जनक हो जाएंगे। आगे यहाँ बोला गया है जन्म की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतान ज्ञान संतति कहते हैं। और जन्म क्रिया के दौरान जिस चीज का, कोई भी पेड़ पौधा वस्तु शिशु का जन्म हो रहा है तो उसे हम लोग संतान कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जन्म की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण में देखेंगे लैंगिक जन्म, दूसरा में देखेंगे अलैंगिक जन्म, जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे लोग लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन में देखिए, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेंगे, एक नए जीव का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो ऐसे जीव को कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। दूसरा इसका है लैंगिक में कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। दो अलग अलग जीव होंगे, वो आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करेंगे, तो उसी को कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। इसमें आते हैं मानव आ जाते हैं, स्तनधारी आ जाते हैं, जैसे हम लोग बकरी बोल सकते हैं, डॉग भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है, सब लैंगिक जनन द्वारा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक के गुण, अलैंगिक में कौन कौन से गुण होता है, लैंगिक में कौन कौन से गुण होता है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले इसका प्रॉपर्टी देखते हैं लोग, इनमें शुक्राणु नहीं भाग लेते हैं। इनमें मुख्य बात है इसमें शुक्राणु नहीं होते हैं लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में। इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। हम लोग बताएंगे आपको आगे चल के कि शुक्राणु, अंडाणु, निषेचन, ये सब क्या क्रिया है, इसे बस जान लीजिए कि इसमें शुक्राणु नहीं भाग लेते हैं, अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, निषेचन भाग नहीं लेते हैं। इसमें एक के फॉलो टॉपिक में बोला गया है, इसमें उत्पन्न संतान की आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। जनक के समान मैंने बोला गया है कि मान लीजिए कि हम लोग संतान हैं अपने माता पिता के, तो हम अपने माँ पिता के जैसे ही हुए हैं। मान लीजिए कि एक गाय है, तो गाय का संतान एक गाय की तरह ही होगा, उसी को बोलते हैं आनुवंशिक रूप से। ये नहीं गाय है उसका जन्म लेकर उसका बकरी में चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पांचवा इनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ये बताइए युग्मक क्या होता है आगे। इनमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। तो इसमें मुख्य बात यही है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, इसमें दूसरा जनक की उपयोग नहीं होता है। इसमें मान लीजिए कि एक ही जनक, मान लीजिए हम लोग केचुआ देखे हैं लोग, अर्थवर्म, वे क्या, जिसे हम लोग आजकल चेरा बोलते हैं, खेतों में रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें नर और मादा दोनों के एक ही शरीर रहता है, वो अपने बच्चे के जन्म एक ही जीव द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें डबल जीव की जरूरत नहीं पड़ती है।
आगे देखिए, यह सरल और जीवन पात्रों में होता है, मतलब ये करना बहुत ही क्या है, आसान होता है, लेकिन लैगी जानवर की तुलना में बहुत ही आसान होता है। आगे देखिए, लैंगिक चरण के प्रकार। अब इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, और सेक्सुअल में होता है जिसमें क्या हो, अलैंगिक चरण हो। तो देखिए इसके निम्न प्रकार होते हैं, द मेंस मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द फॉलोज। इसमें पहला है विखंडन। विखंडन क्या होता है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव या जनक दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होता है, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर जीवन यापन, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, अधिक भागों में विभक्त स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और अपना मातृ संतान की जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। मान लीजिए कि एक अमीबा है, यहाँ समझ लीजिए, बोला गया है कि इसमें एक ही जीव रहेंगे, उसके विखंडन है। मान लीजिए अमीबा है, अमीबा कोई सेम साइज नहीं होता है, ये अपना विखंडन किया, यहाँ स्टोर कर, यहाँ दो हो गया इसमें। अब इससे दोनों निकला हुआ है, इन दोनों के लिए कोई से स्वतंत्र जीवन जिएंगे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, इसमें देखेंगे तो हम लोग देखिए बाबू, यहाँ पे द्विविखंडन या द्विविभाजन कह सकते हैं इसको। विखंडन की वह विधि जिसमें जनक दो भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और मात्र संतानों की जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे कहते हैं द्विविखंडन। अमीबा है परिवेश में दो टुकड़ों में टूट जा सकते हैं और अपना स्वतंत्र अलग अलग जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इसी कहते हैं हम लोग द्विविखंडन। अब आ जाता है तीसरा, इसमें होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है, क्या आगे देखिए, बहुविखंडन होता है कि विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में भी कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसमें पुटी होती है और यह पुटी अचानक फूटती है और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकलकर एक स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे जीवों, और ये अपने संतान की जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो वैसे जीवन को क्या कहते हैं हम लोग, अगर ऐसे कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उसको कहते हैं बहुविखंडन कहते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा ही करते हैं, मान लीजिए अमीबा ले लिए, अमीबा ले लिए हाथ पर, इसको तोड़े 10 टुकड़े में टूट जाए, हो सकता है, और वो अपना सब 10 टुकड़ा अलग अलग जीवों में अपना जीवन यापन करने लगे, तो उसी को कहेंगे बहुविखंडन। मतलब अमीबा की क्रिया में क्या हुआ, बहुविखंडन हो गया। अमीबा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों क्रियाओं में हो सकता है। अब आगे आइए पढ़ते हैं मुकुलन। देखिए वो मुकुलन क्या होता है, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर उभर कर निकलता है, मतलब जीव के शरीर क्या होता है, उभर कर निकलता है, जिसे मुकुलन या कली कहते हैं, जिसे कहते हैं मुकुलन या कली कहते हैं। मुकुलन के नए जीवों का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है, जैसे हाइड्राइश। यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुकुलन कैसे होता है, मान लीजिए कोई जलीय पौधा है या कोई वेजिटेबल पौधा है, इसमें ढेर सारा निकला हुआ है, तो यहाँ से छोटा सा ही निकलेगा, फिर ये क्या करेगा, छोटा सा यहाँ पर भी निकलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आगे चल के ये अपना अलग कर लेगा, ये इसे क्या करेगा, वो यहाँ से ये अलग हो जाएगा और ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। इसी से निकला है, यहाँ पे छोटा था, बड़ा होगा, फिर इसे अलग हो गया, ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। अब इसमें होता है, अब इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है इसका अपखंडन। अपखंडन क्या होता है, मतलब जब यहाँ खंडित हुआ है इससे छोटा, इसे बोलते हैं अपखंडन। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए हो यहाँ पे अपखंडन, जब कोई जनक का शरीर 2 हिस्सों में टूट जाए और दोनों हिस्से अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे, उसी को कहते हैं हम लोग अपखंडन। उसके बाद है पुनर्जनन या पुनर्रोधन बोलते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिससे जीव शरीर की कटे भागों से नए जीव का विकास होता है। वैसा जीव है जिसे कटे भागों से, मतलब मान लीजिए कि उसका कोई का अंग कट जाए, उसी से फिर वही भाग से कुछ अंग निकल रहा है, तो ऐसे जीव को कहते हैं हम लोग
पुनर्जन्म। जैसे भी छिपकली हो गया, छिपकली बोला गया, छिपकली में क्या होता है, हमारे छिपकली का पूंछ कट जाता है, देखे होंगे लोग, और फिर उससे नया पूंछ वहीं से कुछ दिन के बाद निकल आता है, तो उसका हो गया वो पुनर्जन्म। यहाँ दिया है पेरियम, अमीबा में भी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कायमी जनन, देखिए कायमी जनन क्या होता है, कायमी में बढ़ जाता है, इसे गलती लिखा गया यहाँ पे, कायमी होता है वो, कायमी। एक मिनट, इसको हटा दिया जाए। यहाँ हो जाएगा आप लोग का कायमी, कायमी जनन। देखो यहाँ पे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़ तना प्रत्यय के माध्यम से नए पौधे का विकास होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। जड़ तना पौधा, जड़ से मान लीजिए धान का बीज, धान से क्या अनेक धान निकलते हैं जड़ से, गेहूं हो गया, ये सब क्या है, सब कायिक है, ठीक है। जैसे पत्तियों के माध्यम से पत्थर चट्टा, देखते हैं ना दीवार के सामने कोई भी काई लग जाता है, देखते हैं लोग पीपल का वर का पेड़ दीवार के सामने, दीवार के ऊपर उठ जाता है, उसे कहते हैं लोग पत्थर चट्टा, ठीक है। या तो तना से क्या होता है, डिलहलिया या गुलाब, डिलहली का हम लोग बोलते हैं आड़ू का फूल, जो देखते हैं ना, उसका तन्ना अगर काट के लगा दिया जाए तो फिर से लग जाएगा, ठीक है। गुलाब का फूल का भी तन्ना काट के लगा दिया जाए तो कहीं लग सकता है। आगे देखिए, जड़ द्वारा होता है वो शकरकंद, ठीक है। यहाँ है बीजाणु जनन, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। बीजाणु जनन क्या है, जनन की वह जनन की एक उन्नत विधि है, यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, एंकॉक आदि में पाई जाती है। इस बीजाणु धनिया का एक सूक्ष्म थैली है जैसी संरचनाएं हैं जो प्राकृतिक की परिस्थितियों में निर्माण होती है। इसके अंदर असंख्य गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु या शैवालों का निर्माण होता है। अनुकूल एवं परिवेश में बीजाणु का अंकुरित होने लगते हैं जिससे इनके भीतर की कोशिकाएं की संरचनाएं आ जाती है। बीजाणु जनन में क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे होते हैं बीजाणु, उसमें से अनेक भाग में क्या होते हैं, जीव जन्म लेने लगते हैं, उसे कहते हैं बीजाणु जनन। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, वो देखिए पहले पढ़े थे लैंगिक जनन के गुण, अब उसमें पढ़ेंगे लैंगिक जनन के गुण। लैंगिक जनन के गुण, लैंगिक जनन के गुण, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु भाग लेते हैं, इसमें विसर्जन की जाती है। देखिए यहाँ पर, देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ हो गया नर, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल, ये हो गया फीमेल, मादा, इसलिए बोलते हैं हम लोग फीमेल। जो इससे होता है, इसी में होता है, नर में होता है वो नर युग्म, नर युग्म होता है। इसमें होता है मादा युग्म, और नर में पाया जाता है शुक्राणु, और मादा में होते हैं वो अंडाणु। ये होता है वृषण में, और अंडाणु होते हैं वो अंडाशय में, ठीक है। और जो दो इन दोनों मिलते हैं तो उसे बोलते हैं संगम बोलते हैं, और इन दोनों के मिलने की एक होते हैं निषेचन।
निषेचन, निषेचन के बाद होता है वो भ्रूण, उसके बाद होता है संतान। यहाँ देख लीजिए, पहले क्या होता है नर और मादा, नर में क्या पाया जाता है नर युग्म और मादा युग्म पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है नर युग्म में क्या होता है शुक्राणु और मादा युग्म होता है अंडाणु। अंडाणु कहाँ बनता है इसमें विश्व में बनता है, विश्व का जैसे हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं हम लोग। और मादा में बनता है, मादा में अंडाणु कहाँ बनता है अंडाशय में बनता है। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो उसे बोलते हैं निषेचन। निषेचन की क्रिया के दौरान शुक्राणु किसमें चले जाते हैं वहां से पर भ्रूण में चले जाते हैं। भ्रूण में रहते हैं 4 से 5 मंथ। 4 से 5 मंथ रहने के बाद वहां 6 और 6वां और 7वां मंथ में वहां पर जीव का निर्माण होना चालू हो जाता है और लास्ट में क्या होता है संतान आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इनमें अनुमान से इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। जो भी इसमें जो होंगे वो कैसा होंगे जनक के समान होगा। और मान जनक इसमें कौन होगा इसमें जनक हो जाएगा, इसमें नर और मादा दोनों क्या हो जाएंगे जनक बन जाएंगे। जो इसके बच्चा होगा इनके ही समान होगा। मान लीजिए इसका हाइट है नर का हाइट है 5.5 इंच और मादा का है 5 इंच, तो जो इसका बच्चा होगा 5.2 5.3 या 6 पॉइंट तक हो सकता है। ठीक है, या उसमें पढ़ाया था वो यह एक सरल प्रक्रिया होती है आसानी से होती है। बाकी इसमें क्या होता है ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, इसके करने में कई महीनों लग जाते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। देखिए इसमें युग्मक का निर्माण हो रहा था, इसमें युग्मक का निर्माण हो रहा था। इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत लिंगों वाले जनक की आवश्यकता है। इसमें जो नर भाग लेते हैं दोनों का अलग अलग लिंग रहता है। ठीक है, तभी ये चीजें संभव हो पाती है। नर का अलग रहेगा मादा का अलग रहेगा। ठीक है, देखिए लैंगिक जन्म क्या होता है जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे लैंगिक जन्म कहते हैं। हम लोग सबसे पहले यही बताया था लैंगिक जन्म क्या होता है कि दो जीव होंगे जो आपस में संयोग करके किसी जीव का नए जीव का निर्माण करेंगे, उसी को कहते हैं लैंगिक जन्म। इसमें होता है मानव स्तनधारी, पीछे हम लोग बताया था शुरुआत में। अब भाई युग्मक, युग्मक क्या होता है देखो, युग्मक एक प्रकार की जन्म कोशिका होती है। युग्मक एक प्रकार की जन्म कोशिका होती है जिसका निर्माण युग्मक एक प्रकार की जन्म कोशिका होती है जिसका निर्माण जन्म की क्रिया में कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होती है। पुरुषों की जन्म कोशिकाओं में शुक्राणु तथा स्त्रियों की जन्म कोशिका में क्या रहते हैं वो अंडाणु रहते हैं, जो आप लोग समझाए थे अभी। जो पुरुषों की जन्म कोशिका होंगी उसमें क्या रहेंगे शुक्राणु रहेंगे, और जो महिलाओं के होंगे जो मादा के होंगे उसमें क्या रहेंगे अंडाणु रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है निषेचन। देखिए इसमें पहले देख लेते हैं लोग कि नर युग्म में क्या रहता है वो शुक्राणु, मादा युग्म में क्या रहता है अंडाणु। पेड़ पौधों नर युग्म में परागकण पाए, देखो जो पेड़ पौधों के नर युग्म को क्या कहते हैं परागकण कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है नोट में। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं शुक्राणु और अंडाणु में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहां से। देखिए शुक्राणु और अंडाणु में अंतर, शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। शुक्राणु को देखिए, शुक्राणु का निर्माण विश्व में होता है, जैसे हम सभी बोलते हैं हाइड्रोसिल। ठीक है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। इससे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। जो शुक्राणु होता है बहुत ही जल्दी कम समय में बन जाता है, लेकिन इससे बनने में शुक्राणु की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। जितना दिन शुक्राणु बनेगा इससे कहीं ज्यादा समय इसमें अंडाणु में लगेगा बनने के लिए। ठीक है, आगे बोला गया है इसका आकार छोटा होता है। जो शुक्राणु का आकार होगा क्या होगा वो छोटा होगा, जो अंडाणु का आकार होता है इसका क्या होता है इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है बड़ा होता है। यह चंचलशील होता है, मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो चंचलशील होते हैं, वो एक से साथ दूसरे जगह भटकते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो अंडाणु होता है वो क्या होता है ये स्थिर रहता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे संलयन किसे कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को ही संलयन कहते हैं। जो नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलेंगे तो उसको ही कहते हैं संलयन। अब आगे देखिए युग्म जनन और जैविक किसे कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होने के फलस्वरूप
जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे ही युग्मजन, नज और जाइगोट कहा जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं निषेचन। निषेचन 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 क्या है और ये कितने चरणों में संपन्न होता है? निषेचन क्या है और ये कितने चरणों में संपन्न होता है? देख ले निषेचन क्या होता है। पहले नर एवं मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन का अर्थ होता है गर्भधारण का होना। जब भी निषेचन होगा तो क्या होगा? गर्भधारण होगा। ठीक है, यह क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया हमेशा दो चरणों में ही संपन्न होती है। पहला होता है अंतःनिषेचन और दूसरा होता है सहनिषेचन। पहला यहाँ पर वो है अंतःनिषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन। निषेचन की वह वैसी क्रिया निषेचन की वैसी क्रिया यहाँ रखते हुए भीम दिखाई गया है। निषेचन की वैसी क्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है उसे ही अंतःनिषेचन कहते हैं। इसमें नर और मादा के में क्या होंगे? मादा शरीर के अंदर होंगे, इसे कहते हैं अंतःनिषेचन। इसे हो जाता है मानव स्तनधारी। आगे आता है उसके बाद बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है। अगर मादा शरीर के बाहर जो क्रिया हो रहा है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे होता है मेढक, छिपकली, मच्छर, शैवाल, ये सब कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मच्छर कहीं भी हम ले सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये टॉपिक अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक लिंगी द्विलिंगी क्या होता है। ठीक है, यही स्टॉप करते हैं। अब अगला वीडियो में सब देखेंगे आगे।